गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो जी, आ जाओ, शुरुआत कर लेते हैं अपनी आज की क्लास की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अन अकेडमी पे पढ़ाता हूँ, और अन अकेडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं तो उससे पहले एक ऑप्शन आता है अप्लाई डिस्काउंट कोड का। वहाँ पे आपको डिस्काउंट कोड लगाना चाहिए AVS10। ये जो कोड है, ये डिस्काउंट के लिए आप किसी भी कैटेगरी में यूज़ कर सकते हो। ठीक है। कई बच्चे होते हैं कि सर हमारा SSC वाला कोई दोस्त तो है नहीं, लेकिन हमें आपकी वीडियोस अच्छी लगती है, मैं आपका कोड रिकमेंड करना चाहता हूं, तो UPSC वालों को बता दूं, बैंक वालों को बता दूं, हर जगह चलेगा भाई ये कोड। अन अकेडमी पे जितनी कैटेगरी है, बैंक है, UPSC है, नीट है, CDS है, रेलवे, जितनी कैटेगरीज में आप लगाना चाहो हर कैटेगरी में लग सकता है। आज ही किसी ने UPSC ऑप्शनल का वो लिया है मेरा कोड लगा के, तो उसको भाई, ऐसे जितने ही बच्चे हैं जो अपना मतलब SSC वालों को तो बताते ही बताते हैं, प्लस में औरों को भी रिकमेंड करते हैं। और दूसरे को कोई एक 10th क्लास का 9th क्लास का सब्सक्रिप्शन लिया किसी बच्चे ने, मतलब अपने कजन वजन को किसी को दिलवाया होगा ऑब्वियसली, तो उसके लिए शुक्रिया भाई, थैंक यू। लेकिन समझिएगा, मैं पढ़ाता हूँ SSC कैटेगरी में, और आप अन अकेडमी पर जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप किसी इंडिविजुअल टीचर या किसी इंडिविजुअल बैच के लिए पे नहीं करते हैं। आपने जैसे ही सब्सक्रिप्शन लिया तो उस कैटेगरी के जितने एजुकेटर हैं, उनके जितने बैच हैं, सबके सब अनलॉक हो जाएंगे, सबके सब अनलॉक हो जाएंगे। ठीक है जी। अब इसका फायदा क्या है? अक्सर होता क्या, जब आप ऐप से कोर्स परचेज करते हो XYZ किसी भी ऐप से, तो पहले आपका ये बैच आया, थ्योरी का बैच आया तो फीस दो, वोकैब बैच आया तो फीस दो, प्रैक्टिस बैच आ गया अब फीस दे दो, मेंस का बैच आ गया अब भैया फिर से फीस दे दो। एक कर करा के वही 4,000 पहुंच जाना है सिंगल सब्जेक्ट का ही। और दूसरी दिक्कत क्या होती है, कई बार हम कोर्स परचेज कर लेते हैं, एक चैप्टर बढ़िया लगता है, बाद में हमें लगता है नहीं यार ये तो वर्थ इट नहीं है। अब क्या करें? दूसरी ऐप, फिर तीसरी ऐप, फिर चौथी ऐप। तो भैया यहाँ पे क्या है, ये AVS10 कोड लगाने के बाद 1 साल का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा 5850 के अराउंड, यानी 6,000 मान लो आप। ये 6,000 में आप अपनी तसल्ली कर सकते हो, 5-6 जितने एजुकेटर चाहो उनसे एक बार डेमो लगा लो, एक एक चैप्टर देख लो, फिर अपना चूज कर लो। अरिथमेटिक एक से कर लिया, एडवांस एक से कर लिया, ग्रामर एक से कर ली, वोकैब एक से कर ली। अपनी तसल्ली से एजुकेटर चुनो, अपनी तसल्ली से बैच सुनो, कोई दो दो बार फीस देने की आवश्यकता नहीं। ठीक है जी। फिर चाहे कितने ही बैचेस आते रहे, कोई दोबारा आपको फीस नहीं देनी। एक ही अन अकेडमी पे आस्क का डाउट फीचर भी है, जिसमें आप डाउट की फोटो खींच के भेजते हो और आपको रिप्लाई मिल जाता है। और ये हर संडे को एक टेस्ट होता है जिसके विनर्स को स्कॉलरशिप मिलती है फ्री। मेरा जो थ्योरी वाला बैच होता है बच्चे, वो 2 महीने में एक बार आता है। पिछला मेरा बैच आया था जी 22 जुलाई को, अब अगला बैच आएगा 22 सितंबर के अराउंड। अगर आप तब तक का इंतजार कर सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड वही करूंगा कि लाइव देखिएगा, 22 सितंबर वाला ही देखिएगा। लेकिन अगर आप तब तक का इंतजार नहीं कर सकते हैं तो कोड लगा के AVS10 सब्सक्रिप्शन लेके इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन लाइव वाली है। हाँ, एक मेंस के लिए बैच आ रहा है मेरा 25 अगस्त को, एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर। वो इसलिए लेके आ रहा हूँ, अक्सर मेंस के टाइम पे बच्चा क्या होता है, कोई नई किताब शुरू कर लेता है, कभी कोई नई वीडियोस देखना शुरू कर देगा कि कुछ नया कंटेंट मिल जाए, कुछ डिफिकल्ट सेंटेंसेस मिल जाए। तो उतना आपका टाइम वेस्ट ना हो कि आप पता चले पूरे दिन में 5-5 घंटे दिए जा रहे हो उस काम को। 1 घंटे का बैच होगा, कुल 30 ही क्लास है। उन 30 क्लासेस के अंदर ही मैं अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए छांट के एक जगह इकट्ठे कर दूंगा, ताकि आपका टाइम ना खराब हो। बाकी टाइम आप अपना जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करिएगा और मॉक्स लगाइएगा। मेंस में यही करना है आपको मेनली। इसके अलावा वोकैब के बैच हैं, प्रैक्टिस बैच है, सब कुछ अनलॉक हो जाएगा भाई। मेरे मेरे नहीं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सब कुछ अनलॉक हो जाएगा सब्सक्रिप्शन लेते ही। AVS10 मेरा कोड है, जो इंटरेस्टेड हो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और जो मुझसे पढ़े अपने दोस्तों को बता सकते हैं। आइए जरा, CGL के लिए लास्ट एडवाइस बता दो बच्चे। एक मैंने वीडियो बनाई थी, पेपर अटेम्प्ट करते वक्त ये गलतियां ना करें। ठीक है, पेपर अटेम्प्ट करते वक्त इन बातों का ध्यान रखें या ये गलतियां ना करें, ऐसा कुछ थंबनेल होगा उसमें सब बता रखा है, उसको देख लो भाई। सजल श्रीवास्तव, इसमें बताइए जरा।
पढ़ लो, ऐसे रटे रटाए एरर पे ध्यान मत दो। अच्छा, सन से पहले दा आता है, मून से पहले भी दा आ जाएगा। पढ़ो एक बार, थोड़ा सा पूरा इसको पढ़ो आराम से एक बार। देखो जरा, अगर सन और मून बैलेंस्ड हो, है ना, आपने सुना होगा चंद्रमा जो होता है ना, वो थोड़ी सी शांति का प्रतीक होता है, मतलब ठंडक का प्रतीक होता है। जैसे बोलते हैं ना, चांद से जो शीतलता मिलती है, ठंडक मिलती है, ये अक्सर आपने एस्ट्रोलॉजर्स को, ये पंडितों को ये चीजें बोलते हुए सुना होगा। तो आपका सूर्य इस ग्रह में आ गया, बृहस्पति इसमें आ गया, अब ये हो गया और वो हो गया, उस टाइप से। तो ये वही बात है। अगर सूर्य और चंद्रमा दोनों बैलेंस्ड हो, जिसका अर्थ होगा कि अगर हीट और कोल्ड, अगर हीट और जो ठंडक है वो बैलेंस्ड है, वो इक्विलिब्रियम पे है, तो पर्सन हेल्दी है। अगर आपके जो ग्रह हैं ये ठीक है, कहने का मतलब सूर्य और चंद्रमा अगर बैलेंस्ड हैं, तो इसका मतलब आपकी शरीर में ठंडक और जो गर्मी है वो दोनों बैलेंस्ड हैं, तो पर्सन हेल्दी होगा। अब ये पूरी की पूरी बात एक फैक्ट की तरह से रिप्रेजेंट करी जा रही है। ये भी यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे पहली बात तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। और दूसरी बात, यहाँ मून से पहले दा आएगा, वो आप सबने बता ही दिया। थोड़ी सी कोशिश किया कीजिए, हल्की सी कोशिश किया करो कि आप एक बार कम से कम पूरा सेंटेंस पढ़ लो। सीधे ऐसे रटे रटाए एरर मत चेपे करो, कम से कम पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ लिया करो कि ये प्रेजेंट डेफिनेट में तो नहीं आना चाहिए कहीं। चलो अब इसमें बताओ। भाई अपना बढ़िया से बढ़िया अटेम्प्ट दे के आओ। कट ऑफ पेपर आने से पहले कैसे बता सकता है कोई? सारे पेपर होंगे, शिफ्ट होंगी, कौन सी हार्ड है कौन सी इजी है, फिर कट ऑफ का पता चलेगा। तुम पेपर देने जाने से पहले ही कट ऑफ के आइडिया मांग रहे हो, है ना? पेपर तो दे के आओ पहले। अब मान लो मैं कह दूं 190 जाएगी कट ऑफ, कराओगे 190 का? समझना है यार कि करके तुम उतना ही आओगे जितना तुम्हें आता है। तो कट ऑफ अभी पहले जान लेने से कि कितनी कट ऑफ जाएगी, उससे क्या जीवन में फर्क पड़ने वाला है? तो भाई इनसे चीजों पे टाइम खराब मत करो, अपना मैक्सिमम दे के आना है आपको पेपर में, सीधी बात ये है। ऑल दे नीड टू डू, उन्हें सिर्फ इतना करने की जरूरत है। क्या क्या करना है? अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फीड कर दें, अपना ईएमआई नंबर फीड कर दें, बस इतना ही। ये दो काम करने हैं। क्या करने के लिए? ये दो काम किस चीज के लिए करने हैं? वाई, ये दो काम किस चीज के लिए करने हैं? ओटीपी रिसीव करने के लिए, अपने फोन पे ओटीपी रिसीव करने के लिए। तो आपको मैंने बताया था कि किसी काम का रीजन बताना हो तो या तो फॉर प्लस जेरेंड आता है, या तो फॉर रिसीविंग लिख दो यहाँ पे, है ना, या फिर अपना सीधा इन्फिनिटिव लिख दो, टू रिसीव लिख दो। बेटर कौन सा माना जाता है? शॉर्ट ये है टू रिसीव, तो वो माना जाता है। तो यहाँ पे टू रिसीविंग काट के टू रिसीव कर दो। नेक्स्ट पे आ जाओ। चलो जी, इसमें बताओ जरा। लंबा सेंटेंस देख के डरा मत करो, छोटा सा एरर है, देखते ही पता चल जाएगा। पढ़ो इसको पूरे को। एक पर्सन
जो कि ऑपरेट कर रहा होता है प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग पे। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। इसके लिए आप इसको पूरे को ऑब्जेक्टिवल फ्रेज की तरह से समझ सकते हो कि एक ऐसा पर्सन जो ऑपरेट कर रहा हो प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग पे, वो कंसीडर करता है, वो कंसीडर करता है, ये इसकी वर्ब यहाँ पे, वो कंसीडर करता है किसी भी डिसीजन को और एथिकल डिलेमा को किस चीज से, पर्सनल हार्म को अवॉइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो उस चीज को कंसीडर करता है। अब अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो किस चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन चीजें लिखी हैं, अवॉइडिंग पर्सनल हार्म, लूजिंग। अब ये सारी चीजें देखो जेरंड है, ऑफ प्रीपोजिशन है, ये आगे जेरंड आया, कॉमा लगाया, फिर जेरंड आया, और लगाया, मतलब अगली कंजंक्शन लगाई। ये तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है ना यार। अगर इसके इधर जेरंड है तो फिर इधर भी जेरंड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीक पर्सनल गेन नहीं, सीकिंग पर्सनल गेन आए। पैरेललिज्म जिसको बोलते हैं वही चीज है ये। इसमें बताइए जरा। हाँ जी, एक बिजनेस वेंचर या किसी की खुद की पर्सनल लाइफ, उसके सक्सेस एक्सपीरियंस करने के या फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस करने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं अगर अगर उसका जो दृष्टिकोण है, अगर जो किसी पर्सन का आउटलुक है या किसी बिजनेस वेंचर का जो आउटलुक है वो टेम्परेट हो बजाय कि इनडिफरेंट या रेडिकल होने के। मतलब इनडिफरेंट मतलब फर्क ही ना पड़ता हो। जैसे मान लो मेरे कोई बिजनेस चले, ठीक है, मैंने कोई बिजनेस मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ढाबा ही खोल लिया, कोई आदमी आया, उसने कहा आपकी दाल वहां घटिया थी, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, खानी है खानी है, अपनी ऐसे तैसी करा, मैंने बोल के भेज दिया उसको। कोई तारीफ कर रहा तो भी फर्क नहीं पड़ता, कोई बुराई कर रहा तो भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो फिर ऐसा बिजनेस तुम्हें लगता है कि कभी चलेगा? जब तक आप अपने फीडबैक पे ही काम नहीं करोगे तब तक कैसे बिजनेस चलेगा? तो ना ही आपको इनडिफरेंट होना है, ना ही आपको इनडिफरेंट होना है, मतलब इनडिफरेंट या फिर रेडिकल होने की बजाय, इनडिफरेंट या फिर रेडिकल होने की बजाय आपको टेम्परेट रहोगे तो उसके सक्सेस मिलने की चांसेस ज्यादा है। अभी कंपैरेटिव डिग्री है मोर, मोर के साथ टू आता है क्या? सीनियर, जूनियर, प्रायर, प्रेफरेबल, इन सब के साथ तो टू आता है, समझ आया। मोर के साथ तो दैन ही आएगा, तो यहाँ पे दैन आ जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। और ये चीज हुई हुई है मेरे साथ। मैं कहीं घूमने गया तो एक अंकल जी के ढाबे पे मैंने, मतलब वहां पे वो सबसे बड़ी वही दुकान थी, तो वहां हमने मंगा ली दाल मखनी, एक रायता और एक चीज और। भाई महा घटिया दाल, उससे घटिया दाल मैंने जिंदगी में कभी खाई नहीं। तो मैंने वहां निकलते वक्त उसको अंकल को बोला, अंकल दाल वैसे ज्यादा अच्छी नहीं थी, है ना। तो पता अंकल क्या कहते हैं? अरे आज मेरे को 25 साल हो गए ढाबा चलाते, आज तक तो किसी ने कंप्लेंट करी नहीं होगी, कंप्लेंट करी नहीं, तो महंगी लगी होगी, इसलिए इसलिए तुम ऐसे कर रहे हो। मैं कहा भाई हद हो गई बिल्कुल, मतलब आदमी थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म झेलने को तैयार नहीं है। कनेडियन गबरू थैंक यू भाई। फिर जो मैंने किया तुम वैसे एक्सपेक्ट कर नहीं रहे होगे मेरे से, लेकिन थे यार तब ऐसे, मतलब तब ऐसे उत्पाती टाइप के थे, कॉलेज वॉलेज में ज्यादा नहीं सोचे करते। फिर मैंने उसके रेस्टोरेंट में कम से कम 50 आदमी बैठे थे, मैं बिल्कुल बीच में गया और फिर मैंने नारे लगाए, यहाँ की दाल मखनी घटिया है, यहाँ की दाल मखनी घटिया है, यहाँ की दाल मखनी घटिया है, कृपया यहाँ ना आए, यहाँ ना खाएं। ऐसे मैंने कम से कम 10 नारे लगाए और फिर मैं वहां से भाग गया। कॉलेज के टाइम की बातें हैं। चलो जी, इसमें बताओ जरा। द ओनली थिंग दैट एंड्योर्स, कोई सिर्फ जो इकलौती चीज है जो एंड्योर करेगी और जो सस्टेन करेगी एक इन्फेंट को। एंड्योर का मतलब होता है उसकी
बेसिकली एंडोरेंस पावर को बढ़ाना, ये बीमारियों वगैरह से इन सब चीज़ों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना, और जो सस्टेन करेगी और जो जिंदा रखेगी कि इस इन्फेंट को, एक छोटे बच्चे को, कब तक, जब तक उसको इम्यूनिटी रिसीव नहीं हो जाती, जब तक उसका खुद का शरीर अच्छी इम्यूनिटी ये बीमारियों वगैरह से लड़ने की जो क्षमता वो डेवलप नहीं कर लेता, वो आती है कंजम्पशन से। किस चीज की कंजम्पशन से? मदर के मिल्क से। मदर के जो मिल्क की कंजम्पशन है उससे आती है वो शक्ति उसके पास। तो यहाँ पे मदर का मिल्क पर पोजेशन बनाना पड़ेगा ना यार, ये प्लूरल क्यों कर रखा है यहाँ पे? मदर, मदर का मिल्क कहना था तो यहाँ पे पोस्टोफी ऐसा आएगा ना, मदर्स मिल्क आएगा यहाँ। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताओ जरा। हाँ जी, इसमें बताओ जरा। ये जो रसायन्स होते हैं ये ब्लेंड्स होते हैं, मतलब मिक्स होते हैं। किन किन चीजों का? टॉनिक, हर्ब्स का, मेटल्स का, फ्रूट्स का, गम्स का, इन सब का ना ये मिक्स होते हैं। जो रसायन अपन सुनते थे ना, फलाना रसायन, ये रसायन, अपने पुराने जो वेद वगैरह हैं उनमें जैसे होता था ना रसायन शास्त्र, तो रसायन्स जो होते थे वो इन सब चीजों का मिक्सचर होते थे। एंड हैव द कैपेसिटी, हैव स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, और इनका स्पेसिफिक मेथड की होता था प्रोडक्शन का, जिसे जिसे इंक्लूड किया जाता था, जिसे इंक्लूड किया जाता था टाइम ऑफ गैदरिंग पर। मतलब जब इनको गैदर कर रहे होते थे, इन सबको जब आप मिला रहे होते थे, तो उस जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेथड्स हैं उन्हें इंक्लूड किया जाता था उस समय। तो यहाँ पे जरा एक चीज समझने की कोशिश करना, ये विच किसके लिए आया? इन मेथड्स के लिए। विच किसके लिए आया? मेथड्स के लिए। अच्छा, अब ये मेथड्स किसी को इंक्लूड किए कर रहे हैं कि मेथड्स को इंक्लूड किया जाता था? ये मेथड्स किसी को इंक्लूड कर रहे हैं कि मेथड्स को इंक्लूड किया जाता था? सब मार रहे हैं तुक्के। ना तो तुम्हें सेंटेंस की हिंदी निकालनी आती है, ना उसका तुम्हें मीनिंग पता होता है, बस तुम खेल रहे हो वहां पे तुक्के। और मैं लिखित में दे रहा हूं, जिस भी बच्चे को सेंटेंस का मीनिंग निकालना नहीं आता, 50 टीचर से 50 बार 50 साल तक कोचिंग कर ले, जीवन में तेरा अगर क्लियर हो जाए तो मुझे बता देना। थोड़ी मोटी रीडिंग पे कंसंट्रेट कर लो कि क्या मीनिंग देना है, क्या नहीं देना है, क्या चीज किसके लिए आया, किसके लिए नहीं आया, थोड़ा सोचा करो पहले। तो मेथड्स किसी को इंक्लूड करेंगे कि मेथड्स को इंक्लूड किया जाएगा? मेथड्स को इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे पैसिव की रिक्वायरमेंट है, पैसिव की रिक्वायरमेंट है तो विच आर इंक्लूडेड लिखना पड़ेगा। बिना मतलब के मारने लगे हुए तुक्के। इसमें बताओ। भाई सारा प्रेजेंट में चल रहा है। रसायन ये होते हैं और इनके स्पेसिफिक प्रोडक्शन के मेथड होते हैं और इन्हें इंक्लूड किया जाता है। आर इंक्लूडेड एट द टाइम ऑफ गैदरिंग लिखना था, यहाँ एट भी आएगा। आर इंक्लूडेड एट द टाइम ऑफ गैदरिंग, एट भी आएगा यहाँ पे। यहाँ एट मिसिंग है। आर इंक्लूडिंग, आर इंक्लूडेड एट द टाइम ऑफ, उसको लिख दूंगा मैं आंसर में। इसमें बताओ जरा।
हाँ जी, इसमें बताओ, इन रिलेशनशिप्स टू शी सीम्स टू हैव subsisted on nothing but the emptiness of her heart to the master of her life। रिलेशनशिप में भी उसने क्या कर दिया, सबसिस्ट कर दिया है। किस चीज पर? एम्प्टीनेस जो थी उसके हर्ट की, उसको सबसिस्ट कर दिया है मास्टर ऑफ हर लाइफ को। तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करो, ये क्या लिखा है। ये टू अगर एडवर्ब है तो इसके बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए था, है ना। ये टू वर्ब के लिए तो आ नहीं रहा, कोई ना कोई एडजेक्टिव अगर आता है, टू स्मार्ट, टू इंटेलिजेंट, ऐसा कुछ होता, और अगर आगे फिर इन्फिनिटिव आता। तो यहाँ पे अगर ऐसा लिखना चाह रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने ऐसा कर दिया है। शी सीम्स टू हैव वॉन अ गोल्ड मेडल, शी सीम्स टू हैव कंप्लीटेड द टास्क, शी सीम्स टू हैव स्लेप्ट। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने काम कर लिया है। तो यहाँ पे आपको एक परफेक्ट इन्फिनिटिव की जरूरत थी, जो कि बनेगा टू से, ना कि टी डबल ओ वाले टू से। यहाँ पे गलती है। यहां परफेक्ट इन्फिनिटिव आएगा। ही सीम्स टू हैव वॉन अ गोल्ड मेडल, ही क्लेम्स टू हैव डिस्कवर्ड द क्योर फॉर कोरोना वायरस। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसा हो चुका है, तो इसका मतलब टू प्लस हैव प्लस V3 आएगा, जेरेंड आएगा, सॉरी जेरेंड कह रहा हूं, परफेक्ट इन्फिनिटिव आएगा। इसमें बताइए जरा। एसएससी एस्पिरेंट किसी पे कोई पर्सनल कमेंट ना करें, जिसको जो कहना है वो मैं कह लूंगा, कोई पर्सनल कमेंट ना करें। आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, सारे आंसर आप ठीक करें। हाँ जी, द अरोमा ऑफ द, वो जो खुशबू थी मॉर्निंग कप ऑफ टी की, जो आ रही थी वफ्टिंग अप द स्टेयरवे, जो कि फैलती हुई आ रही थी स्टेयरवे से ऊपर। सून आई एम स्लीपिंग इट स्लोली एंड रेवरेंटली विदाउट रशिंग। सून आई एम सिपिंग इट, जल्दी ही मैं उसे पी रहा था, धीरे धीरे, रेवरेंटली, बिना रश किए, आराम आराम से मैं उस चीज को, उसको चाय को पी रहा था। तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करिएगा, ये मॉर्निंग कप ऑफ टी है, मॉर्निंग कप ऑफ टी है, इसके लिए आपने ये लिखा है। तो बेसिकली क्या है, री एनर्जाइज कर देने वाला, इनविगोरेट कर देने वाला। तो यहाँ पे ये इसके लिए एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखना चाहिए था, इनविगोरेटिंग लिखना चाहिए था आपको। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए, बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कि फेस करी जाती है डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा, वो होती है लैक ऑफ ट्रेनिंग मैन पावर। जो बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस करी जाती है डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा, वो होती है किस चीज की कमी? ट्रेनिंग मैन पावर की, कि ट्रेंड मैन पावर की? हाँ जी, कैसी मैन पावर की कमी होती है? ट्रेंड मैन पावर की कमी होती है। अनस्किल्ड लेबर तो अपने यहां बहुत है, लेकिन अपने यहां पे स्किल्ड लेबर नहीं है, यानी ट्रेंड मैन पावर नहीं है अपने पास। इसमें बताइए जरा। मॉडर्न वर्ल्ड का जो ऑब्वियस फीचर है, मॉडर्न वर्ल्ड का जो ऑब्वियस फीचर है वो क्या है? मॉडर्न वर्ल्ड का जो ऑब्वियस फीचर है वो क्या है? वो है एनॉर्मस डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मॉडर्न वर्ल्ड का जो एनॉर्मस फीचर है वो क्या है, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड का जो ऑब्वियस फीचर है वो क्या है? एनॉर्मस डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाँ जी। अब यहाँ पे मोर तो कंपैरेटिव होता है, या तो कुछ ही मत लगाओ, सीधा लिखो कि द ऑब्वियस फीचर ऑफ,
और अगर तुम्हें द आर्टिकल का यूज करना है, उससे पता चल रहा है कि शायद यहाँ सुपरलेटिव लगाना चाह रहा है। द मोस्ट ऑब्वियस, जो सबसे ऑब्वियस फीचर है वो ये है। कहानी आगे समझ में? नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताओ, टेलीविजन, क्रिटिक्स ऑफ टेलीविजन, जो टेलीविजन को क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, जो टेलीविजन को क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, वो अक्सर फोकस करते हैं, वो अक्सर फोकस करते हैं जो आजकल के प्रोग्राम्स में जो वॉयलेंस दिखाई जाती है उसकी, ये मतलब कितनी ज्यादा फैली हुई है वो वॉयलेंस, उस पर वो मतलब हर प्रोग्राम में वॉयलेंस है, कोई आप सीरीज उठा के देख लो, हर जगह वॉयलेंस ही वॉयलेंस दिखाई जा रही है, तो उस पर वो काफी फोकस करते हैं, उसी को बार बार वो पॉइंट आउट करते हैं कि इतनी वॉयलेंस नहीं होनी चाहिए। ऑन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा, प्रिविलेंट तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, तो एडजेक्टिव की जगह पे क्या लगाना चाहिए था आपको, नाउन लगाना चाहिए था, तो प्रिविलेंस लिखना चाहिए था आप। नेक्स्ट पे आ जाइए। किंग हैं हम, पढ़ ले बच्चे पढ़ ले, कई देर से मैं देख रहा हूं, पहले ही लिख रहा है हमारा जो लेजेंड था वो बूढ़ा हो रहा है, मतलब ये कहना चाह रहा था कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं। इसको उस कमेंट का तो जवाब नहीं मिला, इसने 3-4 बार करके देखा, फिर इसने सोचा अब क्या लिखूं कि ये जवाब दे, फिर ये कह रहा सर आप तो पहले से भी स्मार्ट लगने लगे हो। भैया कुछ 2 4 5 10 बाल झड़े थे, डर के मैंने उड़, मतलब ऐसे बाल झड़े नहीं है, भगवान की दया से बहुत है, बहुत है, जितने लोगों के समझ रहे हो, जितने लोगों के शरीर पे होते हैं उतने मेरे झड़ जाएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे इतने बाल दे रखे भगवान ने, और अगर झड़ भी गए सारे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना, दिमाग तो कम हो नहीं जाएगा उसके, मतलब उससे। तो हमारे शहर में एक सैगल सर हुआ करते थे फिजिक्स वाले, मैंने प्रोफेशन उन्हीं को देख के चुना था, मतलब ऐसा नहीं कि मैं उनसे कभी पढ़ा था, लेकिन मैंने जब ये बात सुनी कि वो मेरे पापा को पढ़ाया करते थे नेशनल कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज जो हमारे सिरसा का था, वहां मेरे पापा को पढ़ाया करते थे वो, और फिर जब मुझे मुझे 11वीं 12वीं की ट्यूशन लेने का टाइम आया तब भी वो सैगल सर जिंदा थे और पढ़ा रहे थे, और आज तक पढ़ा रहे हैं, 10 साल हो गए उन बातों को। तो अगर टीचर थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन रखे, अपडेटेड रखे, तो सारी जिंदगी पढ़ा सकता है। चलो इस पे आ जाओ जरा। इफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन मार्स, अगर अगर मार्स पर लाइफ एग्जिस्ट करती थी, अगर मार्स मार्स पर लाइफ एग्जिस्ट करती थी तो वो इस फॉर्म में होगी, मतलब इस फॉर्म में थी शायद, अगर मार्स पर लाइफ एग्जिस्ट करती थी तो वो शायद वो इस फॉर्म में थी, या तो दोनों पास्ट में जाएंगे कि अगर एग्जिस्ट करती थी तो मोस्ट लाइकली बहुत सारे चांसेस हैं कि वो इस फॉर्म में थी, बैक्टीरिया की फॉर्म में थी या लाइकन्स की फॉर्म में थी। और अगर प्रेजेंट में लिखना है कि अगर मार्स पर लाइफ एग्जिस्ट करती है तो शायद वो इस फॉर्म में है, हाँ कि ना। तो यहां पर अपने को या तो इसको चेंज करके एग्जिस्ट कर देना चाहिए या फिर इसको वॉश कर देना चाहिए। अब सेंटेंस पढ़ के ऐसा लग रहा है कि देखो मार्स पे लाइफ तो अभी भी ढूंढ रहे हैं ना अपन, तो इसके प्रेजेंट में होने के चांसेस ज्यादा है। ज्यादातर साइंटिस्ट ये मानते हैं कि पहले तो लाइफ थी ही थी, इसमें कोई शंका ही नहीं है उनको कि मार्स पर कभी लाइफ होती थी, इसमें तो शंका ही नहीं है। आज की डेट में वहां कोई लाइफ बची है कि नहीं बची है वो देखने वाली बात है। कुछ सारी बात समझे, तो इसको प्रेजेंट में ले जाएं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इफ लाइफ एग्जिस्ट ऑन मार्स कर दो यहां पे, इसमें बताइए जरा।
हाँ जी, he built a theater as tribute to his routings, and the thought of it outlasting him would surely have been have given him greatest joy. उसने एक थिएटर बनवाया अपनी रूट्स को ट्रिब्यूट देने के लिए, मतलब जहां से वो आता है उन सब चीजों को ट्रिब्यूट देने के लिए उसने क्या बनवाया, उसने एक थिएटर बनवाया। और ये विचार कि वो उसके मरने के बाद भी रहेगा, आउटलास्ट का मतलब कि वो भले इस दुनिया से चला जाए लेकिन वो थिएटर उसके बाद भी रहेगा, इस विचार ने उसको जरूर बड़ी ही ग्रेटेस्ट जॉय दिया होगा, मतलब बड़ी खुशी दी होगी। तो यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, उसने एक थिएटर बनवाया ट्रिब्यूट देने के लिए, क्या करने के लिए, अपनी रूट्स को, जहां से आप आते हो वो आपकी रूट्स कहलाती हैं। उसके लिए रूटिंग सही शब्द नहीं है, उसके लिए सही शब्द है रूट्स। कुछ आई बात समझ में? और जो बच्चे यहाँ पे इट्स 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 कर रहे हैं, बल्कि बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ इट्स, वो विचार, कौन सा विचार, थॉट ऑफ इट आउट लास्टिंग हिम, ये बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा। और वो विचार कि ये थिएटर उस चीज को आउटलास्ट करेगा, इट्स थिएटर की आउटलास्टिंग नहीं, ये विचार की थिएटर उसे आउटलास्ट करेगा, इट्स की यहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो जी, इसमें बताइए जरा। अरे बहुत आसान है दादा यार, ये तो हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो स्ट्रेंथन करेगी स्टेट की कैपेसिटी को, स्टेट की कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करेगी। कौन सी कैपेसिटी को? कि वो मूव अवे करे, स्टेट की जो कैपेसिटी है मूव अवे करने की, जो पहले से जो ऑब्सोलीट हुई हुई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच जो है ना, उससे मूव अवे करने की जो कैपेसिटी है उसको स्ट्रेंथन करेगी। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ऑलरेडी, ये लगेगा कि एन लगेगा इससे पहले, इससे खत्म एरर क्या आएगा, और तुम कहाँ घूम रहे हो? नॉन लिविंग थिंग पर अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, लेकिन ध्यान रखिए सिटी के नाम से पहले, कंट्री के नाम से पहले, इन सब चीजों के साथ ये अपोस्ट्रोफी एस लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियाज प्रॉब्लम, चाइनाज प्रॉब्लम, चाइनाज पॉपुलेशन अगर ऐसे लिख देंगे, दिल्लीज वाटर सप्लाई लिख देंगे तो गलत नहीं होता वो। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। थोड़ा सा पढ़ोगे, मीनिंग निकाल लोगे तो आराम से हो जाएगा। एक फोकस्ड प्रोग्राम जो एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज कर दे, एक ऐसा प्रोग्राम जो एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज कर दे, और स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम अगर हो तो वो पोटेंशियली मतलब उसमें ताकत होगी जुवेनाइल्स को, ये जो मतलब अडल्ट वाले जो एज वाले बच्चे होते हैं, लगभग जवान वयस्क एज वाले जो बच्चे होते हैं, इनको इनको कानून से कॉन्फ्लिक्ट में आने से, कानून के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आने से दूर रखेगा। मतलब अगर लोगों को, बच्चों को सही टाइम पर अच्छी एजुकेशन दे दी जाए, उनकी स्किल ट्रेनिंग कर दी जाए, कहने का मतलब उनको इस लायक बना दिया जाए कि वो नौकरी वोकरी पा सकें, तो कानून से उनकी कॉन्फ्लिक्ट होने के, यानी उनके क्रिमिनल बनने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे, ये कहना चाह रहे हो। अब तुम्हें लगता है, मुझे लगता है कि हर बच्चे को पता होगा विद और विद इन में क्या फर्क होता है। विद इन तो बेसिकली क्या आता है, कोई टाइम की ड्यूरेशन बताने के लिए आता है, विद इन 2 days, है ना, विद इन दिस पीरियड। और ये विद का मतलब होता है के साथ, तो यहाँ पे विद इन द लॉ आएगा कि विद द लॉ आएगा?
कॉन्फ्लिक्ट उनको किस चीज से रोकेगा? जुवेनाइल्स को कॉन्फ्लिक्ट करने से रोकेगा। किससे कॉन्फ्लिक्ट? लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट, तो विद आएगा यहाँ पे। इसमें बताओ जरा। ठीक है विकास दयाल, हाँ हाँ, बस 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 बस, पता चल गया पता चल गया, अरे अरे अरे, पता चल गया पता चल गया। अभी फिल्म साइन करने वाला हूं मैं, एक टेंशन मत लो तुम, बस पता चल गया, और कमेंट मत करो। चलो इसमें बताओ। इट्स हाई टाइम दैट यू, अब तुम्हें पता है इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इन सब के साथ क्या आता है? ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगाते हैं, V2 लगाते हैं, वेंट होम। ये सही समय था जब तुम घर चले जाते। इसमें बताइए जरा। हाँ बच्चे, ग्रामर तो सब में सेम ही आती है, CDS, CPO, CHSL, स्टैनो। ग्रामर पढ़ोगे तो सबके लिए बेनिफिशियल होगी वो, चाहे NDA हो चाहे कोई भी हो। तो बावलंग तरह यार कमेंट पे कमेंट ऐसे। विकास यार कोई होम ट्यूशन नहीं चल रहा कि तू इधर से कुछ पूछेगा फिर मैं बताऊंगा, फिर तू एक कमेंट करेगा फिर मैं बताऊंगा। अब पढ़ना हो तो पढ़ ले, नहीं तो भैया चला जा। द ग्लास figurine that was being shown in the store window appealed to me। वो जो ग्लास फिगरिन था जो शो कर रखा था स्टोर के विंडो पे, उसने मुझे अपील किया, मतलब उसने मेरा ध्यान खींचा। अब यहाँ पे दैट वाज बीइंग शोन, जो दिखाया जा रहा था, क्या ये कोई टेम्परेरी एक्शन है जिसको मुझे कॉन्टिन्यूस में रखना है, कि जो शो पीस में रखा हुआ था, जो डिस्प्ले में रखा हुआ था? हाँ जी, क्या मुझे इसको कॉन्टिन्यूस में रखना है? नहीं भैया, मुझे इसको कॉन्टिन्यूस में नहीं रखना है, मुझे इसको इंडेफिनिट में रखना चाहिए। पास्ट में तो पास्ट इंडेफिनिट में रखना चाहिए। वो जो ग्लास फिगरिन था, वो जो ग्लास फिगरिन था जिसे डिस्प्ले कर रखा था स्टोर विंडो के स्टोर पे, उसने मेरा ध्यान खींचा। हाँ जी, क्या लगाएं इसमें? इसमें आएगा दैट वाज ऑन डिस्प्ले, दैट वाज ऑन डिस्प्ले। एग्जिबिटेड वगैरह ये सब तब यूज करते हैं जब एग्जीबिशन वगैरह की बात हो रही होती है। जब आप देखते हो ना शो पीस आइटम, जैसे दुकान के बाहर ग्लास वाला वो बना के उसमें कुछ दिखा रखे होते हैं, तो उनके लिए डिस्प्ले वर्ब का मतलब डिस्प्ले शब्द का यूज ज्यादा करते हैं। वो जो डिस्प्ले पर था। नेक्स्ट पर आ जाइए। मैं फिर बता रहा हूं, दैट वाज एग्जिबिटेड, ये वाला जो है, ये वाला जो वर्ड है, ये अपन तब प्रेफर करते हैं जब एग्जीबिशन वगैरह की बात हो रही होती है। दुकान के बाहर के लिए एग्जिबिट वर्ड का यूज मत करो। और ये अ से पहले दैट से पहले अ तो आ ही नहीं पाएगा, ये तो वैसे गलत हो गया। कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं चाहिए, ऐसे गलत हो गया। तो अपना सही ऑप्शन बना जी बी। इसमें बताइए जरा। उसने कहा था कि वो बड़ी खुश थी, वो बड़ी खुश थी वहां जाकर उस शाम को। अब अगर देख रहे हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रखा होगा, मेन क्लोज पास्ट में दैट के बाद ये दैट इवनिंग है ना, दिस इवनिंग को दैट इवनिंग का रखा है। यहाँ पे जब उसने बोला होगा तो उसने इज से बोला, आई एम ग्लैड बोला होगा, लेकिन आपने उसको शी वॉज में चेंज कर रखा, तो इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच है तो हेयर को देयर भी करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे आएगा टू बी देयर। नेक्स्ट पर जाइए। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब आप प्रीवियस ईयर के सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखोगे ना, तो आप देखोगे कि 10 में से कोई एक दो सवाल जरूर ऐसे मिलेंगे आपको जिनमें ऊपर वाला ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन फिर भी उसको इंप्रूव किया जा रहा है, फिर भी चेंज करवा रहा है। ऐसा तब होता है या तो कंसाइज हो, या तो उसी बात को लिखने का वो छोटा तरीका हो, या फिर उसी बात को कहने का वो उससे बेटर तरीका हो, उसमें शब्द उसके लिए बढ़िया इस्तेमाल कर रखे हो। नोटोरियस क्रिमिनल जो है वो पुलिस के पास चला गया जेल जाने के लिए, पुलिस के पास चला गया ताकि उसे जेल भेज दिया जाए।
अब इसके लिए क्या वर्ब होती है? सरेंडर वर्ब होती है, तो वो लगी हुई तो बढ़िया रहेगा, उसने सरेंडर कर दिया खुद को पुलिस के सामने। अगर उसी बात को लिखने का बेहतर तरीका है, वो पुलिस के पास गया जेल जाने के लिए। अब इसमें समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ? इसमें तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? अभी वो किस लिए गया, मतलब क्या कारण था, जेल में किसी से मिलने जाना चाहता था, क्या करना चाहता था? वैसे भी प्रिजन जेल इनसे पहले था, ये आर्टिकल का यूज नहीं करते अपन जब भी प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। तो फिर इनमें सबसे बढ़िया कौन सा बचा? ए बचा। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताइए जरा। मैंने तुम्हें देखा नहीं एक लंबे समय से, तो यहाँ पे सिंस फॉर प्लस टाइम के साथ क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट आता है, कॉन्टिन्यूअस आता है। तो यहाँ पे सी की तो आईएनजी अपन बनाते नहीं है, तो आई हैवंट सीन लिख दोगे। मैंने तुम्हें देखा नहीं एक लंबे समय से। चलो जी, सिनोनिम एंटोनिम वोकैब पे आ जाओ। सिनोनिम बताओ जरा, स्टेराइल का सिनोनिम बताओ, स्टेराइल का सिनोनिम बताओ। एक तो किसी चीज को स्टेराइल कर देना मतलब जर्म फ्री बना देना, और एक स्टेराइल का मतलब बंजर भी होता है। तो बंजर, बैरन, बंजर, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। सॉलिड स्टेट में होना, बहुत गंदा मैला कुचैला होना। प्रोडक्टिव आपको पता ही है, प्योर आपको पता ही है। नोटोरियस, नोटोरियस का एंटोनिम, नोटोरियस का एंटोनिम, नोटोरियस का मतलब होता है किसी गलत चीज के लिए फेमस। तो इनफेमस इसका सिनोनिम हुआ। डिसग्रेसफुल भी इसका सिनोनिम हुआ। विशियस मतलब ऐसा कोई चीज या ऐसा कोई, मतलब ऐसा कोई पर्सन जो आपको किसी गलत चीज में फंसाए, जाल में फंसाए, तो काइंड ऑफ तीनों सिनोनिम हुए। फेमस इसका एंटोनिम आ जाएगा। किक्ड अप अ रो, किक्ड अप अ रो, इफ यू किक अप अ रो दैट मीन्स आप कोई बहसबाजी स्टार्ट करते हो, आप कोई आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करते हो। तो यहां पे आ जाएगा क्रिएट अ फस। इसमें बताइए जरा, एक ऐसा पर्सन जो एम्ब्रेस करता है वॉलेंटरी डेथ को, मतलब जो अपने आप स्वेच्छा से मरने को तैयार होता है देश के लिए। जो मरने को तैयार नहीं होता, जो मतलब मौत को अपना लेता है, जो मौत को अपना लेता है देश के लिए, क्या बोलते हैं उसको? पेट्रियट। कौन होता है पेट्रियट? होता है बेसिकली देश प्रेमी। लेकिन ये देश के लिए मरे जरूरी नहीं है ना। मार्टर कौन होते हैं? ये होते हैं शहीद। ये मर चुका है, तभी मरने के बाद ही शहीद कहलाता है आदमी। तो ये आएगा सही ऑप्शन। डिप्लोमेट तो कहां से देश के लिए जान देने लगे। फनेटिक, फनेटिक होता है ऐसा पर्सन जो किसी चीज को लेके बड़ा ना संकी है। तो किसी भी चीज को लेके हो सकता है, अपने देश को लेके हो सकता है, अपने धर्म को लेके हो सकता है, बड़ा संकी टाइप का, अपने किसी भी विश्वास को लेके संकी हो सकता है। इनमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही है? इन सब में से सही स्पेलिंग कौन सी है? एडोलेसेंस की सही स्पेलिंग कौन सी है? एडोलेसेंस की सही स्पेलिंग कौन सी है? गणेश भार्गव कह रहे हैं मेरा भाई आपसे पढ़ा था ऑफलाइन जयपुर में और वो स्टेनोग्राफर सिलेक्ट हो गया। चलो बहुत बहुत बधाई हो आपको भाई, सब उसकी मेहनत है। आप भी मेहनत करिए, 100% आपको भी कामयाबी मिलेगी। मेहनत करते रहिए, मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी आपकी। एडोलेसेंस की सही स्पेलिंग है जी ए वाली। चलो जी, अब आप अपने मार्क्स कमेंट करके बताओ। बच्चे मैं फिर बता रहा हूं, मेरा बैच अगर आपको करना है तो बिल्कुल पहले दिन से आना, बिल्कुल पहली क्लास से देखना। बीच बीच में चैप्टर देखोगे, बीच बीच में वीडियो देखोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरा लास्ट बैच आया था 22 जुलाई को, अब अगला बैच आएगा 22 सितंबर के अराउंड। 20 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, आगे पीछे ही रहेगा इसके। मैं आपको रिकमेंड तो ये करूंगा कि नया ही बैच देखिएगा, लेकिन अगर आपके पास सोच रहे हो कि इतना टाइम नहीं है मुझे तो पहले ही पूरा करना है, तो भैया इसको रिकॉर्डेड देख लो फिर। लेकिन देखना बिल्कुल पहली क्लास से, तभी समझ में आएगा, वरना समझ ही नहीं आएगा मेरा। और मेंस के लिए एक मैं सीरीज, मतलब मेंस के लिए एक बैच लेके आ रहा हूँ 25 अगस्त से। एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर नाम से बैच है। ये बैच का मकसद क्या समझिएगा। अक्सर मेंस के टाइम पे बच्चा सोचता है कोई नई किताब कर लेंगे, अच्छा पहले एसपी बख्शी नहीं करी तो अब एसपी बख्शी कर लेता हूँ, अच्छा एक काम करता हूँ कुछ वीडियोस देख लेता हूँ, उनमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स नोट कर लूंगा,
इतनी सारी वीडियो देखोगे, कॉन्सेप्ट मिलेगा 5-7 मिनट का बढ़िया, तो क्यों ना मैं ऐसे सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट छांट का इकट्ठे आपको पढ़ा दूं। ज़्यादा लंबा बैच नहीं है, 30 क्लासेज है ओनली, और 1.25 घंटे की क्लासेज है, 1 आवर 15 मिनट की क्लासेज है। मैं नहीं चाहता कि आप सारा दिन वीडियो ही देखें मेंस के टाइम पे। अपना पुराना रिवाइज करिए और अपना प्रैक्टिस करिए, मेंस मॉक्स वॉक्स लगाइए, दैट्स इट। यही करना है। जो आपके नया सीखने की जो चुल है, जो ललक होती है, जो मेंस के टाइम पे तो मैं कितना ही समझा लूँ नहीं मानोगे, तो उसको शांत करने के लिए फिर ये बैच देख लीजिएगा। इसके अलावा जैसे ही आप ABS 10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वोकैब बैच, प्रैक्टिस बैच सब कुछ अनलॉक हो जाएगा, अगर आप वोकैब और प्रैक्टिस बैच भी लगाना चाहते हैं तो। आज के लिए गुड नाइट भाई। और आज रात को 10 बजे वो क्लास भी है भाई, रात को 10 बजे अनअकैडमी पे, जो मेंस का चला रखा ना अपन ने, कभी मेंस के एरर होते हैं, कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट होते हैं, कभी वोकैब होती है, आज मेंस के एरर का अगला दिन है। आज मेंस के एरर होंगे रात को 10 बजे। आज के लिए गुड नाइट भाई।